हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल लखनऊ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हु शुड नॉट गेट डेंटल इम्प्लांट्स। किन पेशेंट्स को डेंटल इम्प्लांट लगवाने से पहले कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए या डेंटल इम्प्लांट के अलावा और दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन भी पता कर लेने चाहिए। दोस्तों, जब भी हम डेंटल इम्प्लांट की सक्सेस के बारे में बातें करते हैं वो रेगुलर पेशेंट्स के लिए होते हैं जिन्हें हम अज्यूम करते हैं उनके सारे फैक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो हेल्दी पेशेंट हैं, उनकी ग्रोथ हेल्दी है, उनकी हाइजीन हेल्दी है और जो एक जनरल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं वो एक एक्सेप्टेड पैरामीटर्स में लाई डाउन करते हैं। कुछ भी ऐसे फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में जो कि उन्हें नॉर्मल से थोड़ा अलग बनाता है, तो वहां पे सक्सेस रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, वो ड्रॉप कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जब प्रेजेंट होते हैं तो मे बी पेशेंट को उतना सक्सेस रेट ना मिल पाए या उनके केसेस में वो सक्सेस ना अचीव हो पाए जो कि हम नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में एज्यूम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रॉडली 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, 3 कॉमन फैक्टर्स। पहला बिहेवियरल, दूसरा मेडिकल फैक्टर और तीसरा एज रिलेटेड फैक्टर। बिहेवियर फैक्टर्स में जनरली हम लोग के बिहेवियर आते हैं, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, क्या कोई बैड हैबिट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्मोकिंग। बहुत से लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे स्मोक करते हैं। दोस्तों, हम लोग 1 या 2 सिगरेट 3 सिगरेट की बात नहीं कर रहे हैं। वो पेशेंट जो कि 10 सिगरेट 12 सिगरेट 15 सिगरेट और इनफैक्ट 20 सिगरेट डेली अगर स्मोक करते हैं तो उनका सक्सेस रेट डेफिनेटली नॉर्मल हेल्दी पेशेंट से कम रहने वाला है। स्मोकिंग हीलिंग को कम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है, बोन का रिस्पॉन्स जो कि आफ्टर सर्जरी हमें चाहिए कि वो ऑप्टिमम लेवल पे हो वो कम करता है। तो कहीं ना कहीं हमें उतनी अच्छी बोन नहीं मिल पाती जितनी हम नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में सपोज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्प्लांट नहीं लगवा सकते, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ इम्प्लांट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चांसेस हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाए। तो ये आपको अपने डेंटिस्ट से बात करनी होगी, अपनी हैबिट को, स्मोकिंग हैबिट को क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा कि आप कितना स्मोक करते हैं। क्या आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे स्मोक करते हैं या नॉर्मल कभी कभी स्मोक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इम्प्लांट नहीं लगवा सकते, बट फेलियर रेट जाहिर सी बात है कहीं ज्यादा होंगे कंपेयर टू हेल्दी पेशेंट। दूसरी एक ऐसी हैबिट है पान मसाला गुटखा। इंडिया में बहुत ही कॉमन है पान मसाला गुटखा चबाना, च्यो करना। पान मसाला गुटखा भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और दूसरा इम्पैक्ट वो हैवी फोर्सेस के फॉर्म पे डालता है जो कि आपके इम्प्लांट पे पड़ते हैं। जो गुटखा चबाते हैं, आपने नोटिस किया होगा पान मसाला गुटखा च्यूअर्स के टीथ बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं घिस के। उसका रीजन ये होता है कि जो फोर्सेस लगते हैं उनके दांतों पे वो इतने हाई होते हैं कि वो टीथ को घिस के फ्लैट कर देते हैं। दोस्तों, हमारा जो बोन है, नॉर्मल टीथ कह रहा हूँ, वो इन सब फोर्सेस को फिर भी एक बार एब्जॉर्व करता है और थोड़ा बचाने की कोशिश करता है। बट जब इम्प्लांट लग जाता है तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थोड़ा कम हो जाता है, कहीं ना कहीं इम्प्लांट टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप पान मसाला गुटखा बिल्कुल हैवी च्यूअर हैं तो आपको बिल्कुल दूसरे ऑप्शन भी पता करने होंगे या अपनी हैबिट को थोड़ा कम करना हो। तीसरी एक ऐसी हैबिट है जो है ब्रक्सिज्म की हैबिट। ये भी सिमिलर है सेकंड कैटेगरी जैसी, क्योंकि इसमें भी जो दांत घिसने की आदत होती है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता वो रात में दांत घिसते हैं या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दांत को किटकिटाते हैं और वो ग्राइंड करते हैं। मे बी जब वो नर्वस हो, मे बी जब वो सोते हो तो वो अपने टीथ को घिसने की आदत होती है उनकी। ऐसे केसेस में भी बहुत ज्यादा हैवी फोर्सेस लगते हैं और इन केसेस में भी देखने को मिलता है कि टीथ ग्राइंड होके फ्लैट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो हमारी ये मैसोटन मसल्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग होती जाती हैं यूज करने के साथ, और जैसे जैसे ये मसल स्ट्रांग होती जाती है वैसे ये और फोर्सेस लगाती जाती है। अगेन इम्प्लांट एक लिमिटेड फोर्सेस ही बियर कर पाता है, तो अगर ये फोर्सेस इम्प्लांट की एक एक्सेप्टेबल कैपेसिटी से ज्यादा होते हैं तो ये इम्प्लांट फेलियर का कारण बन सकता है।
तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं, या हैवी ग्राइंडर हैं या हैवी ब्रेकफास्ट हैं, तो ये सारी हैबिट्स आप अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्क्लोज करके उनसे डिस्कस करिए कि आपके केस में क्या लगता है कि सक्सेस रेट उतना ही रहने वाला है या कुछ कम रहने वाला है। कई हैबिट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अराउंड ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, और कुछ हैबिट आपको यानी सिर्फ पेशेंट को ही कंट्रोल करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट और डेंटिस्ट जब दोनों लोग साथ में काम करते हैं तभी हाई सक्सेस रेट अचीव हो पाता है। नेक्स्ट मेजर फैक्टर होता है मेडिकल फैक्टर, दैट इज पेशेंट की हेल्थ कैसी थी। क्योंकि बोन जब रिमॉडल होती है इम्प्लांट के अराउंड, बोन जब बनती है इम्प्लांट के अराउंड, तो जाहिर सी बात है अगर हेल्दी पेशेंट होगा तो उसका ऑप्टिमम रेट पे बोन बनेगी, ऑप्टिमम क्वालिटी की बोन बनेगी। बट अगर हमारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो बॉडी का रिस्पॉन्स कुछ कम हो सकता है, जो कि एक्सट्रीम केसेस में इम्प्लांट फेलियर का रीजन भी बन सकता है। अगेन हम नॉर्मल सिनेरियो की बात नहीं कर रहे कि थोड़ा प्रॉब्लम है, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम केसेस की, लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगेन नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट इम्प्लांट लगवा सकता है और ऑलमोस्ट वही सक्सेस रेट अचीव कर सकता है जो कि हेल्दी पेशेंट में हम लोग क्लेम करते हैं। बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले केसेस पे जहां पेशेंट शायद वो ध्यान नहीं दे पाते या डिस्पाइट देयर एफर्ट्स वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इन केसेस में देखा जाता है कि बॉडी का हर ऑर्गन हैम्पर होता है, उसका हीलिंग कैपेसिटी हैम्पर होती है और बोन भी उसका ही पार्ट है। और हम लोग देखते हैं कि बोन लॉस थोड़ा ज्यादा होता है ऐसे लोगों में जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। नेक्स्ट जो पेशेंट होते हैं वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर किसी भी सर्जरी को डिफिकल्ट बनाता है, क्योंकि जो ब्लीडिंग होगी उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर माइनर इम्प्लांट सर्जरी हो रही है, एक इम्प्लांट लग रहा है, मे बी 2 इम्प्लांट लग रहे हैं, तो मे बी ये उतना बड़ा इशू ना। हाउएवर अगर मेजर सर्जरी हो रही है, जो कि कई बार हमें इम्प्लांट ट्रीटमेंट में करना पड़ता है, बोन ग्राफ्टिंग, साइनस लिफ्ट या और भी एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जो कि हेल्दी पेशेंट में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अगर है तो उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपके डेंटिस्ट को आपसे डिस्कस करना होगा कि आपके लिए वो सर्जरी करवाना कितना फ्रूटफुल है। मे बी आपके केस में दूसरे ऑप्शन ज्यादा अच्छे हों कंपेयर टू अंडरगोइंग दैट रिस्की सर्जरी, जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो थर्ड इशू आता है वो देखने को मिलता है उन लोगों को जिनको बोन डिजीज है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस समझ सकते हैं या और भी जो बोन के डिसऑर्डर्स हैं। अगेन ऑस्टियोपोरोसिस में भी ऐसा देखा गया लिटरेचर में कि सक्सेस रेट बहुत डिफर नहीं करता है, लेकिन अगर आपके इम्प्लांट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सर्जरी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो मे बी जो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 1 या 2 इम्प्लांट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं डालेगा, और अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है या सारी चीजें बिल्कुल कंट्रोल्ड या एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हैं, तो आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपके ये डेंटिस्ट को ये पता होना चाहिए कि आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं और इन कंडीशन, इन सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो कम कॉमन है वो है पेशेंट जिनकी रेडिएशन थेरेपी हुई है। आपने थोड़े समय पहले रेडिएशन थेरेपी करवाई है, आपका कोई कैंसर ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, और अब आप मे बी जॉ की सर्जरी करवाना चाहते हैं, कोई इलैबोरेट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये आपको पता हो रेडिएशन थेरेपी के बाद बोन का रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में डेंटल इम्प्लांट करवाना रिस्की हो सकता है, या वो आपको अपने डेंटिस्ट से बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि आपने ये ट्रीटमेंट अभी करवाया है वो कब कंप्लीट हुआ है, और आपके केस में आपकी फिजिशियन को भी पता होना चाहिए कि आप डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करवाना चाहते हैं और इसके लिए आप प्लान कर रहे हैं अपने डेंटिस्ट के साथ मिलकर। तो आपके फिजिशियन को भी उस लूप में रहना पड़ेगा, उस ट्रीटमेंट प्लानिंग का पार्ट होना पड़ेगा जिसमें आप ये डेंटल इम्प्लांट प्लानिंग करवा रहे हैं। जो थर्ड मेजर फैक्टर होता है वो है एज। एज की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 70 साल में चाहते हैं तो भी आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, 80 साल में या इनफैक्ट 90 साल के हैं और आप चाहते हैं कि आपका फिक्स्ड टीथ लग जाए इम्प्लांट की मदद से, तो भी आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब एज कम होती जाती है, मतलब जब पेशेंट यंग होता है, तो डेफिनेटली एज फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली डेंटिस्ट यंग पेशेंट के इम्प्लांट नहीं लगाते जो लोग अपनी ग्रोइंग फेज में हैं। जनरली 21, 22, 23 या इनफैक्ट 24 ईयर्स तक इम्प्लांट लगाना कुछ
कॉम्प्लिकेशन को इनिशिएट कर सकता है। तो अगर आप 23-24 से कम है तो आपको बिल्कुल डेंटिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करना होगा कि आपकी ग्रोइंग स्टेज खत्म हो गई है, आप पूरा ग्रो कर चुके हैं और आप फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जिनकी हाइट बढ़ रही होती है, जिनका फेस चेंज हो रहा होता है, पेशेंट जो कि 19, 20, 21 साल के होते हैं, तो थोड़े समय बाद बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर इम्प्लांट की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी टीथ, बाकी फेस आपका डिफरेंट स्पीड से ग्रो करता है और इम्प्लांट वो वहीं के वहीं उसी पोजीशन पे रहते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट जिन्होंने यंगर एज में इम्प्लांट लगा, जिनका फॉर व्हाटएवर रीजन लगा, तो बाद में अब वो मैच नहीं करता है बाकी टीथ से और बाकी फेस से। उसकी पोजीशन अब वो पहले जैसी नहीं रही जैसी जब इम्प्लांट लगवाई थी तब थी। तो उसका रीजन ये रहता है क्योंकि इम्प्लांट के अराउंड जो स्ट्रक्चर था वो बॉडी की ग्रोथ के साथ पार्टिसिपेट करता रहा और वो ग्रो करता रहा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहा। लेकिन जो डेंटल इम्प्लांट था वो वहीं का वहीं रहा। तो अब उसकी पोजीशन वो मैच नहीं करती है जो कि बाकी दांत की अब हो गई है। तो यंगर पेशेंट के लिए इम्प्लांट सूटेबल ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए अगर आप 20, 22, 23 साल के हैं और इम्प्लांट लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो डबली श्योर हो जाएं अपने डेंटिस्ट के साथ बात करके कि कितना सूटेबल है आपके लिए इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाना। क्या आपके लिए जो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कहीं वो ज्यादा अच्छे ऑप्शन तो नहीं है? क्योंकि ग्रोथ अगर होगी आपके केस में तो बाद में आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इम्प्लांट की और वो आपको हो सकता हो एस्थेटिक ना लगे। तो ये थे कुछ बिहेवियरल फैक्टर, मेडिकल फैक्टर और एज रिलेटेड फैक्टर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्लांट ट्रीटमेंट को कॉम्प्लिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके सक्सेस को कम कर सकते हैं। इन सारे केसेस में भी आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि अब हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां हर सिचुएशन अलग हो सकती है। तो इन सब सिचुएशंस में आपको अपने डेंटिस्ट से बात करके ये बिल्कुल क्लियर रखना होगा ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि आपका केस क्यों डिफरेंट है और आपका सक्सेस रेट क्यों दूसरों से अलग हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो इम्प्लांट ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपने फिक्स दांत लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल। बाय बाय एंड टेक केयर।